We will start with next question, that is example number 4.8. Bullets of mass 40 ग्राम each. सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे, डिस्काउंट हो रहा है इधर. बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम ईच, हर एक बुलेट का मास है 40 ग्राम, आर फायर्ड फ्रॉम अ मशीन गन एट अ रेट ऑफ 5 पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में 5 बुलेट्स फायर हो रहे हैं पर सेकेंड टुवर्ड्स अ फर्मली फिक्स्ड हार्ड सरफेस ऑफ एरिया. हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सरफेस हार्ड नहीं होगा तो बुलेट लगने के बाद वो जो सरफेस है वो भी मूव होगा. तो ये हार्ड सरफेस है ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ईच बुलेट hits normal to the surface at 400 meter per second and rebounds in such a way that, मतलब rebound मतलब जाके लग के वापस आना, bounce back होना, in such a way that the coefficient of distribution for the collision between bullet and surface is 0.75. E की वैल्यू, स्मॉल e की वैल्यू 0.75 है. अगर आपको याद होगा e की वैल्यू 0 मतलब क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऐसे होता है ना. और e की वैल्यू 1 मतलब इलास्टिक कोलिजन. और अगर 0 और 1 के बीच में हो तो इनइलास्टिक है लेकिन पार्शियली इनइलास्टिक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है. गुड. कैलकुलेट एवरेज फोर्स एंड एवरेज प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सरफेस ड्यू टू दिस फायरिंग. तो इस क्वेश्चन को पहले विजुअलाइज कर लेते हैं हम लोग. लेट अस विजुअलाइज दिस क्वेश्चन. हमारे पास ना एक हार्ड सरफेस है, इसको मैं सरफेस को मैं बोलने वाला हूँ, इसको नंबर देने वाला हूँ 2. तो दिस इज सरफेस नंबर 2. क्यों ऐसा? क्योंकि कोलिजन में आपको पता होगा, कोलिजन में यू हैव 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर कोलाइडिंग. उसमें से एक सरफेस है और एक बुलेट है, बुलेट. तो बुलेट को मैं नाम नंबर देने वाला हूँ 1. तो बुलेट इज द फर्स्ट बॉडी, यू कैन से बुलेट. तो दिस इज फर्स्ट बॉडी बुलेट, फर्स्ट बॉडी बुलेट. गुड. तो ये जो बुलेट है ये जाके सरफेस को हिट करने वाला है. इंपॉर्टेंट. क्या बोला है क्वेश्चन में? बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम ईच आर फायर्ड फ्रॉम अ मशीन गन एट अ रेट ऑफ 5 सेकेंड टूवर्ड्स 5 पर सेकेंड टूवर्ड्स द फॉर्मली फिक्स्ड हार्ड सरफेस ऑफ एरिया. तो इसका एरिया भी दिया हुआ है आपको. उससे पहले बिफोर वी नोट डाउन एरिया, यू शुड नो, यू मस्ट नो, आपको बुलेट का स्पीड कितना दिया? 400 मीटर पर सेकेंड. ये इनिशियल स्पीड है, मतलब कोलिजन जब हुआ जस्ट तब, बिफोर कोलिजन. तो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट इज 400 मीटर पर सेकेंड. और u2 0 है क्योंकि सरफेस रेस्ट पे था, सरफेस तो मूव नहीं होगा. दीवार पे तुम अगर फायर कर रहे हो तो दीवार सेकेंड सरफेस वो मूव हो रहा है क्या? नहीं. और बुलेट लगने के बाद भी मूव होगा क्या? नहीं. तो v2 भी क्या आएगा? 0. तो u2 v2 दोनों 0. लेकिन जो सरफेस था उसका एरिया कितना था? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻³ मीटर स्क्वायर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर. तो यू हैव दिस एज, तो यू हैव दिस एज, both of you. So a equals to 10⁻⁴ meter square. तो a equals to 10⁻³ meter square. 10 into 10⁻⁴, which is 10⁻³ meter square, is the area of the surface. आगे क्या बोला है? आगे बोला है ये जो बुलेट है सरफेस पे लगने के बाद वापस आएगा, रीबाउंड होगा. क्या होगा? रीबाउंड होगा. क्या होगा? रीबाउंड होगा. और रीबाउंड कैसे होगा? इन सच अ वे दैट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन E इज 0.75. 0.75 मतलब 3/4. गुड. देन कैलकुलेट एवरेज फोर्स एंड एवरेज प्रेशर. कैलकुलेट एवरेज फोर्स एंड एवरेज प्रेशर, एंड एवरेज प्रेशर ये फाइंड करना है आपको. यू आर सपोज टू फाइंड आउट एवरेज फोर्स एंड एवरेज प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सरफेस. क्योंकि सरफेस पे जब बुलेट लगेंगे तो सरफेस विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स. तो आपको एवरेज फोर्स पूछा है, आपको एवरेज प्रेशर पूछा है. गुड. हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स एंड प्रेशर? तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए. बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता होगा, सफिशिएंट है.
तो यू मस्ट नो हाउ डू यू फाइंड आउट what is force according to Newton law of motion, Newton's second law of motion. Do you remember it is dp by dt? Force is rate of change of momentum, तो dp by dt. और एवरेज फोर्स पर सेकेंड ही निकाल लो, क्यों? क्योंकि एक सेकेंड में कितने बुलेट्स हिट कर रहे हैं? 5. तो यू नो हाउ मेनी बुलेट्स आर हिटिंग द सरफेस पर सेकेंड. तो टाइम dt की वैल्यू, यहाँ पे dt की वैल्यू हो जाएगी 1. dt will be equal to 1. dt will be equal to 1. तो एक सेकेंड आ जाएगा ये. गुड. देन हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर का फॉर्मूला? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमने देखा था, प्रेशर का डायमेंशन भी निकाले हम लोगों ने, फोर्स अपॉन एरिया. तो एवरेज प्रेशर इज एवरेज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर. तो पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर वहाँ से मिलेगा, लेकिन ये फाइंड करने के लिए पहले ये चाहिए. ये मतलब कौन? डीपी. व्हाट इज डीपी? डिस्प्ले पिक व्हाट्सएप पे लगाया डीपी, वो नहीं, इट इज चेंज इन मोमेंटम. इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो ये जो डीपी फाइंड करना है ना, वो आ गया आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. किसका मोमेंटम चेंज हुआ? बुलेट का कि सरफेस का? बुलेट का कि सरफेस का? इसका बुलेट का, क्योंकि सरफेस तो पहले भी रेस्ट पे था, मतलब उसका मोमेंटम पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है. तो किसका चेंज हुआ? किसका चेंज हुआ? बुलेट का. तो ये मोमेंटम चेंज किसका है? बुलेट का. बुलेट को तुमने नंबर 1 बोला है, तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट? m1 v1. इनिशियल कितना हो गया? m1 u1. तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस u1. तुमको ये फाइंड करना पड़ेगा. ये मिल गया तो तुमको फोर्स मिलेगा, फोर्स मिल गया तो तुमको प्रेशर मिल जाएगा. तो ये 3 फॉर्मूला आपको लगने वाले हैं. देन हाउ टू फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम. अभी आप थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमको कंटिन्यूअसली सोचना पड़ता है. जैसे हमने पहले देखा कि फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे. फोर्स को फाइंड करने के लिए चेंज इन मोमेंटम चाहिए. चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे? अब चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? m1 जो दिया है 40 ग्राम बोला था ना, 40 ग्राम भूल गए आप? मास ऑफ ईच बुलेट इज 40 ग्राम, ऐसा बोला है क्वेश्चन में. तो मास ऑफ ईच बुलेट m1 इज 40 ग्राम. इसको सिर्फ किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना. 40 × 10⁻³ 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम. तो ये आ जाएगा किलोग्राम में. वो हो गया. और क्या चाहिए? u1 है ना हमारे पास, है. और क्या चाहिए हमको? v1. बस v1 नहीं है तो हमको v1 फाइंड करना पड़ेगा. अब v1 कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए भी तुमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे के रखा है, e की वैल्यू दे के रखी है. लेकिन तुमको याद है क्या? तुमको याद है याद है कि ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस. तो पहले इस फॉर्मूला से तुम v1 फाइंड करोगे, वो v1 तुम इस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ से तुमको dp मिलेगा, यहाँ से तुमको फोर्स मिलेगा. क्या मिलेगा? फोर्स. लेकिन एक छोटी सी चीज़ रह गई. क्या रह गई पता है? ये तुमने चेंज इन मोमेंटम किसका फाइंड किया? ईच बुलेट का. लेकिन एक सेकेंड में बुलेट लग कितने रहे हैं? 5. तो इसको नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बुलेट, क्योंकि ये जो तुमने फाइंड किया है दिस इज ड्यू टू 1 बुलेट. हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ बुलेट्स हिटिंग द सरफेस, और वो भी तुमको दिया है. वो तुमको कितना दिया है? 5. कभी 10 दे देंगे, कभी 15 दे देंगे. अभी तो फिलहाल 5 दिया है, तो n की वैल्यू 5. तो टोटल 5 बुलेट की वजह से कितना मोमेंटम चेंज हुआ? इतना. तो टोटल फोर्स कितना गया? dp by dt. तो याद रखना, ये अगर तुम n नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब तुम कैलकुलेट कर रहे हो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल बुलेट. तो सिंगल बुलेट सरफेस पे हिट करेगा तो वो कितना फोर्स लगाएगा, वो मिल जाएगा. लेकिन n से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बुलेट हिट कर रहा था. क्या? नहीं. कितने बुलेट हिट कर रहे थे? 5. कितने हिट कर रहे थे? 5. कितने हिट कर रहे थे? 5. कितने हिट कर रहे थे? 5. तो याद रखना, आप n से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं. तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट. E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. E की वैल्यू 3/4 है, v2 की वैल्यू 0 है, u2 की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि जो सरफेस था
वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मूव हुआ ही नहीं, उसका स्पीड तो 0 है। v1 फाइंड करना है, यस। और u1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 400। मतलब ये हो गया आपका 3/4 इक्वल्स टू माइनस v1/400। और माइनस आना भी चाहिए, बताता हूँ क्यों। 1 जा एंड 100 जा, गुड। अभी माइनस क्यों आना चाहिए बताता हूँ। पहले तो आपको v1 की वैल्यू मिल गई -300, v1 इक्वल टू -300। नेगेटिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर बुलेट पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो हिट करके वो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द बुलेट इज कमिंग बैक, उल्टे डायरेक्शन में रिटर्न आ रहा है वो। इसके लिए माइनस आना चाहिए था, माइनस है। अगर माइनस नहीं आता तो गलत था। माइनस नहीं आता, माइनस नहीं आता तो गलत था, माइनस आना चाहिए, गुड। तो v1 मिल गया आपको, यू हैव v1, v1 मिल गया। उससे तुमको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज n टाइम्स m1 v1 माइनस u1, बराबर। कितना ये 5, m1 कितना है 14 × 10⁻³ v1 कितना है v1 अभी 1 किया -300। और u1 कितना है कितना 400 बराबर, पक्का, श्योर आंसर गलत होने वाला है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये कितना हो गया -700, और ये कितना है 200। 700 मतलब 10⁻², 7 × 10⁻², 200 10⁻², 10⁻², 10⁻², 10⁻4, और ये 10⁻³ तो कितना बचा 10, कितना बचा 10। 10⁻², 10⁻² यहाँ से आया तो 10⁻4 और -3 कितना हो गया 10। यहाँ पे कौन बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा 7, मतलब कितना 40 माइनस के साथ, मतलब -140 का चेंज इन मोमेंटम है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो अभी क्या फाइंड करोगे, ये मिल गया। अभी क्या फाइंड करोगे, एवरेज फोर्स। हाउ डू फाइंड एवरेज फोर्स, dp/dt। व्हाट इज dp, यही तो है dp, हो गया। और dt तो 1 है ना, बराबर है। तो -140, डन, खत्म। ये आ गया फोर्स आ गया, फोर्स आ गया। तुम इसको एक काम करना, मॉड लिख देना, मॉड मतलब 140 न्यूटन आ गया। उसके बाद व्हाट इज एवरेज प्रेशर, एवरेज फोर्स अपॉन एरिया। एवरेज फोर्स इज 140। व्हाट इज एरिया, हाउ मच इज एरिया 10⁻³ ये ऊपर जाकर 10⁻+3, तो 14 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चेक करते हैं आंसर्स। वैसे तो मैच हो जाने चाहिए और हो ही जाएंगे। v1 की वैल्यू कितनी आई -300, करेक्ट है। उसके बाद टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया -140, वो भी करेक्ट है। उसके बाद फोर्स कितना आया 140, वो भी करेक्ट है। उसके बाद एवरेज प्रेशर कितना आया 14 × 10⁻4, वो भी करेक्ट है। हो गया, क्वेश्चन खत्म। सो विल मूव टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है अभी उसका थ्योरी बाकी है, तो हम लोग अभी सॉल्व एग्जाम्पल से जाएंगे। विल जंप टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। चलो ध्यान दो यहाँ पे। A truck of mass 5 ton is traveling। एक ट्रक है, ट्रक उसका मास 5 टन है, मतलब 5000 किलो है। is traveling, वो गाड़ी चल भी रहा है, ट्रक चल रहा है on a horizontal road with 36 km/h, 36 × 5/18 that is 10 m/s। तो 36 km/h मतलब 10 m/s का स्पीड है। stops on traveling 1 km, distance covered after applying brakes, या फिर इंजन फेल हुआ। तो बोला है ऑन ट्रेवलिंग 1 किलोमीटर आफ्टर इट्स इंजन फेल सडनली, इंजन खराब हो गया। तो वो जहाँ से इंजन खराब हुआ वहाँ से जहाँ तक रुका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट, वजन का, वेट का कितना फ्रैक्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड,
तो रोड और टायर में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उसके वेट का कितना फ्रैक्शन है, ऐसा पूछा है। इफ यू अज्यूम दैट द स्टोरी रिपीट्स फॉर अ कार ऑफ मास 1 टन, ये सेम कहानी ट्रक की जगह पे कार के लिए रिपीट हो रही है। दैट इज कार, कार मूविंग विथ सेम स्पीड स्टॉप्स इन सिमिलर डिस्टेंस, राइट, करेक्ट। आगे क्या पूछा है, हाउ मच विल बी द फ्रैक्शन बी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट का रेशियो क्या है। मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास था एक ट्रक का आपको दिया हुआ है वेट 5 टन, तो आपको गिवन पैरामीटर में पहला केस आपको मास दिया हुआ है ट्रक का, मास ऑफ ट्रक इज 5 टन, तो ये केस 1 है, केस 1। और मास ऑफ ट्रक इज 5 टन, 5 टन होता है 5000 kg। देन is traveling on a horizontal road with a speed of initial speed कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर होता है इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हो मीटर पर सेकेंड, तो 1 एंड 2 दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा क्योंकि इंजन फेल होने के बाद गाड़ी रुक गया। कितना डिस्टेंस के बाद रुक गया, 1 किलोमीटर के बाद रुक गया। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स। गुड। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है हाउ मच, व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द रेशियो, बोला ना ऐसा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट का कितना फ्रैक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है। तो आपको रेशियो पूछा है फ्रिक्शन अपॉन वेट का, तो पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता तो सॉल्व कैसे होगा। तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट था कि पूछा क्या है, पूछा है रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टू दैट ऑफ वेट, रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टू दैट ऑफ वेट। अब फ्रिक्शन तुमने अभी तक सीखा नहीं है, वो आगे के चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं तुमको अभी बता देता हूँ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिक्शन हमेशा होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और जो म्यू होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। अगर गाड़ी टू द राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन टू द लेफ्ट होता है, क्योंकि मोशन को अपोज करता है। क्या करता है वो, मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग फोर्स। तुम चल पाते हो, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यू कैन वॉक ऑन द फ्लोर इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तुम आगे चल रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सरफेस स्मूथ हो जाता तो तुम गिर जाते। तुम्हारी गाड़ी आगे चल रही है तो फ्रिक्शन पीछे है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजेस द मोशन, तो अपोजिंग फोर्स होता है। व्हाट इज म्यू, म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमको बताता है कि दो सरफेस में फ्रिक्शन कितना है। एग्जाम्पल, तुम नई नई गाड़ी लेके आए और नई नई गाड़ी का टायर भी नया नया होता है। वो टायर नया नया होता है तो वो रोड के ऊपर जो गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन अच्छा होता है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक तुम अप्लाई किए तो प्रॉपर गाड़ी रुकता है। लेकिन तुमने गाड़ी को 10 साल यूज किया, टायर चेंज ही नहीं किए और टायर हो गया स्मूथ, और फ्रिक्शन हो गया कम। अभी उसी गाड़ी को तुम ब्रेक मारो, गाड़ी गिर स्लिप हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो रिमेंबर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको बताता है, म्यू बताता है कि फ्रिक्शन है कितना। तो ये पता होना चाहिए। और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मैंने ये तो पहले तुमको बताया था, तुम भूल गए होंगे तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सपोज मेरे पास एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है। जैसे तुम भी एक सरफेस पे बैठे हो, तुम्हारा मास है तो तुम्हारे पास वेट है, वो mg है, वो डाउनवर्ड है। ये है तुम्हारा रियल वेट। क्या है ये, रियल वेट। ये रियल वेट सरफेस पे क्या है, एक्शन है। और सरफेस पता क्या करता है, रिएक्शन लगा देता है, बिकॉज एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन लगा देता है, इसको बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन इन। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mg is action which is weight, mg is action which is weight। चलो तुम जाओ तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, इसको बोलते हो एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको, एपरेंट वेट। और एपरेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, mg, लेकिन वो कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, बराबर। तो ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg। और mg पता है क्या होता है, वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है। तो ये पता होना चाहिए अभी आपको, यू शुड नो दिस, यू मस्ट नो दिस। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स ऑफ n। तो आपको क्या चाहिए था,
F by W. तो you wanted to find out F by W. F by W. F by W. F by W. F is mu times of normal reaction and W is weight, right? लेकिन normal reaction होता है Ma और ये होता है Mg, है कि नहीं? नहीं, दोनों होते हैं Mg. Mg क्या हो गया? कैंसल. तो what do you have is क्या आ गया तुम्हारा F by W क्या आ गया? क्या आ गया? म्यू. इक्वेशन 1. बट यू हैव टू नो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू खुद A by G होता है. क्या होता है? A by G. क्या होता है? A by G. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू हैव F by W इक्वल्स टू म्यू, लेकिन म्यू क्या है? A by G. बराबर. इक्वेशन 3 बन गया फॉर्मूला. तुमको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? F by W. वो क्या है? A by G. A by G. अब A मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि G की वजह से कांस्टेंट होती है ना. 10 या फिर 9.8 जो भी बोला होगा, वो यहाँ बोला नहीं है तो 9.8 यूज करेंगे या 10 यूज करेंगे, देख लेंगे. अभी A कैसे फाइंड करते हो? A कैसे फाइंड करते हो? तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या है. तुम्हारे पास V है, तुम्हारे पास और क्या है? U है, तुम्हारे पास और क्या है? S है. कौन सा फॉर्मूला है जो V, U, A और S को कनेक्ट करेगा? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. वेरी गुड. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS. तो A मिल जाएगा हमको V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2S. इक्वेशन नंबर 4. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, from equation number 3 and 4 you have therefore F by W equals to A by G. A by G और A क्या है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2S और साथ में कौन था नीचे? G था. तो G ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला इन ऑल द नोन पैरामीटर्स. यू नो व्हाट इज V? 0. यू नो U? Yes. यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? 10. यू नो व्हाट इज S? Yes. तो ये आ गया आपका केस 1 का सॉल्यूशन. तो मैं भी सिर्फ केस 1 ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं केस 2 सॉल्व करने नहीं वाला हूँ. बताता हूँ क्यों. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि बेसिकली ऐसा है, केस 1 और केस 2 में आंसर सेम ही आने वाला है. क्यों? क्योंकि केस 1 और केस 2 में डिफरेंस सिर्फ मास का था. कार का मास था 1 टन और ट्रक का था 5 टन. बाकी सब क्या है? सेम है. उन्होंने बोला रोड सेम है, रोड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इनिशियल स्पीड भी सेम है, सब कुछ सेम है. सिर्फ डिफरेंस क्या है? मास. और तुमने देखा ये जो फॉर्मूला बना हमारा, ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता. मतलब कार हो, ट्रक हो, कि तुम्हारा साइकिल हो, तुम्हारा बाइसिकल हो, कुछ भी हो, सबके लिए वैल्यू क्या आने वाली है? सेम, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास. सो यू हैव F by W इक्वल्स टू V स्क्वायर. V स्क्वायर इज 0. U कितना था? U 10 स्क्वायर. बराबर 10 था ना, 10 मीटर पर सेकेंड. G की वैल्यू 10 ले लो फिर, और S कितना है? 10⁻³ है. वेरी गुड. अब ऐसा है, व्हाट इज 1/2? 1/2 0.5 माइनस साइन रहने दो. ऊपर 10 स्क्वायर, नीचे 10⁻⁴. तो नीचे कितना बचा? ऊपर 10 स्क्वायर, नीचे 10⁻⁴. कितना बचा? 10 ऊपर 10 स्क्वायर, नीचे 10⁻⁴. तो 10⁻². ऊपर जाके 10⁻². तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? हो गया ना, -0.005. क्या दिया आंसर? पहला ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. क्या दिया है? 1/, हाँ तो 1/200 यही है ना. फिर दिस इज 1/200 ओनली. 1/2 को 0.5 मत लिखो, इसको नीचे ले जाओ. तो 1/10⁻⁴ और 10⁻². तो कितना हो गया? 200. इससे माइनस साइन आएगा साथ में, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है. तो -1/200 आ गया. एंड case 2 you will have the same answer. So answer in case 2 will be same for car. मतलब answer in case 2 will be same because ये जो ratio है does not depend on mass. Will be same because F by W will not be same. Oh sorry, F by W does not depend on mass. Does not depend on mass. Done. खत्म. तो नॉर्मली जब ऐसा पूछा होता है कि वेट में से कितना पार्ट फ्रिक्शन है, मतलब रेशियो फ्रिक्शन बाय वेट, तो नॉर्मली वो देते हैं विथ मॉड्स.
मॉड, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम वेट ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नॉर्मली आंसर देते वक्त तो ऐसा मॉड में लिखते हैं। तो जब मॉड में लिखोगे तो आंसर तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस लिखो प्लस लिखो, डज नॉट मैटर एट ऑल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a heavier object, sorry, a lighter object A and a heavier object B। तो दो ऑब्जेक्ट है A एंड B, उसमें से लाइटर मतलब A का मास कम है और B का मास ज़्यादा है, आर इनिशियली एट रेस्ट, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बोथ आर इम्पार्टेड द सेम लिनियर मोमेंटम, दोनों को सेम लिनियर मोमेंटम दे दिया, विच विल स्टार्ट विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, A और B, और बोथ विल स्टार्ट विथ द सेम एनर्जी। तो दो ऑब्जेक्ट थे, ए विच वॉज लाइटर, एक था बी विच वॉज हेवियर, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, तो दोनों का इनिशियल स्पीड जीरो है। दोनों को तुमने मोमेंटम दे दिया, तो दोनों मूव होना मतलब दे स्टार्ट मूविंग, एंड इफ दे स्टार्ट मूविंग दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों में से कौन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ स्टार्ट करेगा, कि दोनों सेम के साथ स्टार्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक विच वन विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी? ए, विच वन, द वन विच इज लाइटर, सही है, जो लाइटर है उसका ज़्यादा एनर्जी होगा, लेकिन तुमको बोल के नहीं चलता, तुमको प्रूव करना पड़ता है। तो यू आर राइट इन सेइंग, लेकिन यू हैव टू प्रूव कि ऐसा है। तो लेट अस प्रूव। तो पहले गिवन पैरामीटर में यूए और यूबी की वैल्यू तुमको जीरो दी हुई है, और तुमको बोला है कि दोनों को सेम मोमेंटम दे दिया, सेम मतलब मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, इसको मैं पी बोल देता हूँ, पी, दोनों को सेम मोमेंटम दे दिया। आपको पूछा है विच वन विल स्टार्ट मूविंग विथ मोर काइनेटिक एनर्जी, तो तुमको फाइंड तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का रेशो करना है या फिर काइनेटिक एनर्जी करना है। गुड, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? सिंपल, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। सही बात है, लेकिन तुमको क्या बोला है, तुमको बोला है मोमेंटम, दोनों को सेम मोमेंटम दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमको लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हाउ डू यू ब्रिंग फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। तो जरा ये फॉर्मूला देखो काइनेटिक एनर्जी का और सोचो कि इसको अगर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तुमको जितना फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं वो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ऊपर एक m था, अभी ऊपर m स्क्वायर लिख दिया, नीचे m लिख दिया, चलता है क्या ऐसा? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m, यस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि m इंटू वी कौन है? मोमेंटम है, तो ये कौन हो गया? मोमेंटम का स्क्वायर हो गया अपॉन 2m। लेकिन मोमेंटम तो कांस्टेंट है ना, 2 भी कांस्टेंट है ना। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मास। तो हो गया आंसर खत्म। जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। डन, क्वेश्चन खत्म। तो विल सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9th नाउ, 9th, सीधा 9th। बाकी क्वेश्चन हम लोग आएंगे बाद में, अभी फिलहाल 9th पे आ जाओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का थ्योरी बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9th, ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9। while decreasing linearly, while decreasing linearly मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। फ्रॉम 5 न्यूटन टू 3 न्यूटन, a force displaces an object from 3 meter to 5 meter, calculate the work done by this force during this displacement। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को तुम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले पूरा सिचुएशन समझ लो। एक सरफेस है, मान लेते हैं, इस पे एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 3 मीटर पे था, 3 मीटर पे था, इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। तो जब इसका पोजीशन 3 मीटर था, जब इसका पोजीशन 3 मीटर था, तब इस पे फोर्स 5 न्यूटन का था। जब इसका पोजीशन 5 मीटर हो गया, जब इसका पोजीशन 5 मीटर हो गया, तब इसका पोजीशन 5 मीटर हो गया, तब फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3 न्यूटन।
और बोला है कि द फोर्स इज डिक्रीजिंग लीनियरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीनियरली बोल ही दिया है तभी दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। मेथड वन ज़्यादा सिंपल है, मेथड वन इज ग्राफिकल मेथड। तो एक ग्राफ ही ड्रॉ कर लो सीधा सीधा। तो यू हैव डिस्प्लेसमेंट एंड यू हैव फोर्स। फोर्स की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 5 और फाइनल वैल्यू कितनी है? 3। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना कितना लिखूंगा? 5 और यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो रिमेंबर 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 यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? कितनी है? 3। कितनी है? 3 न्यूटन। और यहाँ कितनी है? 5 न्यूटन। और ये जो पोजीशन है, पोजीशन ये कितना है? अरे इनिशियल पोजीशन क्या था? 3 मीटर और फाइनल क्या था? 5 मीटर। तो ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है। बराबर। वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन। डू यू रिमेंबर वर्क डन तुम कैसे फाइंड करते हो? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वर्क डन कैसे मिलता है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में मैंने बताया था आपको। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में देखा था कि जब ग्राफ हो, y एक्सिस पे फोर्स हो, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया वो होता है वर्क डन। तो अगर तुमको वर्क डन फाइंड करना है तो वो एरिया से मिल जाएगा। तो वर्क डन W इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं पता तो एक काम करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक साइड है 3 और ये है 5, तो सम ऑफ पैरेलल साइड में 3 प्लस 5। वेरी गुड। इनटू हाइट। हाइट यहाँ से यहाँ तक का है हाइट। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। और हाइट क्या है? 5 से 3 तक कितना हुआ? 2। ये 2 और 2 हो गया कैंसिल। तो आंसर कितना आया? 8 जूल। देखो दिया है 8 जूल। ये हाँ 8 न्यूटन। वर्क डन फाइंड कर रहे हो ना तुम? वर्क डन फाइंड कर रहे हो ना? वर्क डन फाइंड कर रहे हो ना? हाँ तो वर्क डन कब से न्यूटन में हो गया? 8 जूल है, करेक्शन है वहां पे। फोर्स न्यूटन में होता है, बराबर। प्लस दिया कि माइनस दिया है? प्लस। एक्चुअली माइनस आएगा, पता तो क्यों। अब ये मेथड 1 था, अब मेथड 2। मेथड 2 के लिए तुमको थोड़ा सा मैथ्स पता होना चाहिए। अब मैथ पता होना चाहिए मतलब क्या, बताता हूं। ग्राफ तो इसका वही बनने वाला है, सिर्फ हम थोड़ा सा मेथड चेंज कर लेंगे। ऐसा था, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली। ये क्या वैल्यू थी? 5 न्यूटन। वाई एक्सिस पे कौन था? फोर्स। और एक्स एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट। ये कितना न्यूटन था यहाँ पे? 3 न्यूटन। कितना था? 3 न्यूटन। ये वैल्यू क्या थी? 3 मीटर। और ये वैल्यू क्या थी? 5 मीटर। वेरी गुड। पक्का? डू यू रिमेंबर हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें हम लोग टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं, टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं फ्रॉम इंटीग्रेशन। याद है क्या ऐसा? हाँ। और इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिखते हो लोअर लिमिट, यहाँ लिखते हो अपर लिमिट। 3 to 5, x1 is 3 and x2 is 5। लेकिन उसके लिए तुमको f का एग्जैक्ट फंक्शनल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन था आपका सॉल्व एग्जाम्पल, देखो तो नोट्स एक मिनट। सॉल्व एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन था, सॉल्व एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 4.4 दिख रहा है? 4.4 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 f इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब तुमको वैसा इक्वेशन दिया हो तो इंटीग्रेशन का मेथड यूज होता है। अभी हमको इक्वेशन दिया नहीं था तो हमने क्या किया? ग्राफ से निकाल दिया। लेकिन f इक्वल टू समथिंग समथिंग टाइम्स ऑफ x, ऐसा तुमको खुद को भी बनाते आ सकता है और आना चाहिए, क्योंकि सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। मान लो क्वेश्चन तुमको आ गया, फिर तुमको पता होना चाहिए अब f कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये भी मैंने सब तुमको क्लास में बताया है। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन क्लास, एवरीथिंग, बस याद नहीं है क्योंकि ध्यान नहीं है। दिस इज y इक्वल्स टू mx, a straight line passing through origin. This is y equals to mx plus c, straight line which is cutting the y axis at positive value. This is y
equals to mx minus c and this is y equals to minus mx plus c, क्योंकि ये y एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट करता है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। जो लाइन डाउन द हिल हो उसका स्लोप नेगेटिव आता है, वो प्रूव करेंगे। चलो ठीक है, प्रूव करेंगे। तो ये पता होगा और ये ग्राफ सेम ही है। अगर ये पता होगा तुमको तो तुम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हो। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हो। अब y मतलब f होता है, f फोर्स, f करेक्ट, गुड। सिर्फ तुमको स्लोप मिल जाएगा, काम हो जाएगा। हाउ डू फाइंड आउट स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 मतलब f2, f2 माइनस f1 अपॉन x2 माइनस x1। f2 कितना था? 3 न्यूटन, और ये कितना है? 5 न्यूटन। ये उल्टा है। तो ऊपर कितना आया? -2, नीचे कितना आया? +2। तो -2 बाय +2 इज -1। तो तुमको m की वैल्यू क्या मिल गई? -1 मिल गई, -1। तो यू हैव f इक्वल्स टू -x। अब से प्रॉब्लम ये है कि ये y एक्सिस को कहाँ कट करता है वो नहीं पता। नहीं पता ना? नहीं पता, पक्का नहीं पता। तो फिर अभी क्या करेंगे? अगर वो नहीं पता तो प्रॉब्लम हो गया ना फिर। तो एक काम करो, फिलहाल के लिए यूजिंग c वैल्यू एज 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, 0 मान सकते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं। फिलहाल 0 मान लो। अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो जो फोर्स था mx प्लस c था, m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो -x प्लस 0 हो गया, तो f क्या हो गया? -x। क्या हो गया? -x। तुमको मेथड 1 ही करना है। मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो दूसरा मेथड भी तुम यूज कर सकते हो। तो ठीक है, अब क्या हो गया? गुड। देन so therefore you have work done equal to integration from x1 to x2 f dx. What is f? Minus x. x1 की वैल्यू कितनी थी? 3 मीटर। ये कितनी थी? 5 मीटर dx। माइनस साइन बाहर निकाल लिया, राइट? x dx। What is integration of x? What is integration of x dx? x square by 2 कितना होता है? x square by 2 कितना होता है? x square by 2 from 3 to 5। नेगेटिव हटाना है, अगर नेगेटिव हटाना है तो लिमिट्स को उल्टा कर दो। क्या कर दोगे? उल्टा। लिमिट्स हटा दो और 2 को बाहर लिख दो, लिमिट्स उल्टे कर दो। नेगेटिव हटा दो, लिमिट्स को उल्टे कर दो। तो 1/2 व्हाट इज अपर लिमिट? 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9 माइनस 25 कितना हो गया? -16/2 कितना हो गया? -8 आ गया यहाँ से। अब -8 इसलिए आया क्योंकि सी की वैल्यू पता नहीं थी ना हमको, हमने 0 अज्यूम कर लिया, इसके लिए हमारा आंसर -8 आ गया। गुड। तो ऐसा भी हो सकता है, बट यू शुड यूज ओनली मेथड नंबर 1। डन।